पुराने समय की बात है, जब राज्य की सीमाएं तलवारों से तय होती थीं और राजाओं का रुतबा आसमान जितना ऊंचा होता था। तब पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था सूर्यगढ़, एक ऐसा राज्य जिसे दूर दूर तक उसकी समृद्धि, युद्धकला और रहस्यमयी किस्सों के लिए जाना जाता था। सूर्यगढ़ का दिल था उसका विशाल किला, जिसकी ऊंची ऊंची प्राचीरें जैसे बादलों से बातें करती थीं और रात के समय जलते मशालों की रोशनी में वह किसी सोए हुए दैत्य की तरह चमकता था। कहते हैं, इस महल के भीतर कई ऐसे राज थे जिनके बारे में सिर्फ राजवंश को ही पता था, और उन्हीं में से एक था चांद महल, महल का वह हिस्सा जहां पिछले 50 साल से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे वहां से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे किसी की रुलाई दीवारों में कैद हो। इसी सूर्यगढ़ के उत्तर पश्चिम में नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, कमलपुर। कमलपुर के लोग सीधे, सादे, मेहनती और गरीब थे, लेकिन उनका दिल सोने जैसा था। वहीं रहती थी अनाया, एक 18 साल की लड़की जिसके काले लंबे बाल ऐसे झड़ते थे जैसे अंधेरी रात में बहती कोई नदी, और जिसकी आंखों में हमेशा एक अनजाना डर और एक अनकहा सपना झलकता था। अनाया बचपन से ही अनाथ थी। उसके माँ बाप एक रहस्यमयी आग में जलकर मारे गए थे जब वह सिर्फ 5 साल की थी। गांव वाले कहते थे कि वह आग कोई हादसा नहीं बल्कि किसी की साजिश थी, लेकिन अनाया को सच कभी नहीं पता चला। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती, खेतों में काम करती, मछलियां पकड़ती और शाम को बच्चों को कहानियां सुनाती, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती, जैसे उसे पता था कि उसका भाग्य उसे इस छोटे से गांव से बहुत दूर ले जाएगा। उधर सूर्यगढ़ के राजमहल में राजकुमार अर्णव अपने पिता महाराज विक्रमदेव के साथ राज्य की बागडोर संभालने की तैयारी कर रहा था। अर्णव सिर्फ शाही खून वाला ही नहीं, बल्कि तलवार का बेजोड़ खिलाड़ी, घुड़सवारी में निपुण और बुद्धि में तेज था। लेकिन उसकी आंखों में भी एक गहरी उदासी थी, जिसे वह छिपाने की कोशिश करता था। महल के लोग कहते थे कि राजकुमार अक्सर रात को अकेले महल की ऊंची मीनार पर खड़ा होकर जंगल की ओर देखता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो या जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक दिन राज्य में एक उत्सव का ऐलान हुआ। महाराज के शासन के 25 साल पूरे होने पर महल में एक बड़ा मेला लगने वाला था, जिसमें दूर दूर से लोग आएंगे, नाच गाना होगा, बाजार सजेंगे और रात को राजमहल में एक मुखौटा, बाल, मास्क बॉल रखा जाएगा। गांव के लोग भी इस मेले में जाने को उत्साहित थे और अनाया की दादी ने भी कहा, तू जा बेटा, जिंदगी में कभी कभी अपने सपनों को खुली हवा देनी चाहिए। अनाया ने अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी नीली चुनरी ओढ़ी और मेले की ओर चल पड़ी। मेले का नजारा देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, महकते हुए पकवान, घूमते हुए झूले और हर तरफ संगीत की धुनें। लेकिन उसकी नजर अचानक भीड़ के बीच एक अजीब सी हलचल पर पड़ी। 2 नकाबपोश सवार तेजी से घोड़ों पर महल की ओर जा रहे थे और उनके पीछे कुछ पहरेदार भाग रहे थे। तभी एक नकाबपोश की नजर अनाया पर पड़ी और जैसे ही उनकी आंखें मिली, अनाया के पूरे जिस्म में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उन आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि
चेतावनी थी, जैसे वह कह रहा हो, यहाँ से चली जाओ, वरना देर हो जाएगी। लेकिन अनाया को कुछ समझने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल भीड़ का शोर, घोड़ों की टाप और महल की घंटियों की आवाज मिलकर ऐसा माहौल बना रही थी जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। उधर राजकुमार अर्णव मीनार से यह सब देख रहा था और उसकी नजर भी उसी नीली चुनरी वाली लड़की पर टिक गई थी, जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे बरसों से पहचानता हो। मेले की भीड़ जैसे जैसे गाढ़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे अनाया के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। वह अभी भी सोच रही थी कि उस नकाबपोश की आंखों में उसने क्या देखा था, डर, चेतावनी या कोई छुपा हुआ संदेश। तभी मेले के बीच से शाही सैनिकों का रास्ता बनाते हुए एक काले घोड़े पर सवार युवक गुजरा। उसकी पोशाक भले ही शाही थी, लेकिन उसकी आंखें भीड़ को ऐसे टटोल रही थी जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। अनाया ने बस एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर नजरें झुका ली, लेकिन उस एक पल में उसने देख लिया कि वह कोई आम व्यक्ति नहीं था। उसकी निगाहों में वही तेजी, वही अधिकार था जो कहानियों के राजकुमारों में होता है। वह अर्णव था, राजमहल का इकलौता वारिस। अर्णव की नजर भीड़ में अनाया पर पड़ी और जैसे ही उसने नीली चुनरी देखी, उसका दिल अजीब सा धड़क उठा। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वह घोड़े से उतरकर भीड़ की तरफ बढ़ा। लोग इधर उधर हटते गए और देखते ही देखते अर्णव अनाया के सामने खड़ा था। तुम यहां पहली बार आई हो? उसकी आवाज में शाही रौब तो था, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सी कोमलता भी थी। अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी, मैं कमलपुर से आई हूं। अर्णव ने उसका नाम पूछा और जैसे ही उसने अनाया कहा, वह एक पल के लिए ठिठक गया, जैसे यह नाम उसने पहले भी सुना हो, बहुत पहले। अचानक महल की दिशा से भारी भरकम नगाड़ों की आवाज आई और शाही सैनिकों ने सबको पीछे हटने का आदेश दिया। एक शाही दूत आया और अर्णव के कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने बस इतना कहा, तुम यहीं रहो और किसी पर भरोसा मत करना। यह कहकर वह तेजी से चला गया। अनाया का मन सवालों से भर गया। वह क्यों उसे ऐसा कहकर चला गया और वह नकाबपोश कौन थे? वह इन विचारों में उलझी ही थी कि एक छोटा लड़का जो महल में काम करता था, उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर तुम अपनी जान की कीमत समझती हो तो आज रात मेले के बाद चांद महल मत जाना। यह सुनकर अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। चांद महल, वही जगह जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां सुनी थी। कहते थे वहां एक राजकुमारी की आत्मा कैद है, जिसे उसके ही परिवार ने मार डाला था और जिसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। लेकिन अनाया के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा भी जागी, जैसे यह जगह किसी तरह उसके अतीत से जुड़ी हो। रात को महल का मुखौटा बाल शुरू हुआ। अनाया को भी गांव की कुछ लड़कियों के साथ महल में नाच गाने के लिए बुलाया गया। वह पहली बार महल के अंदर आई थी। संगमरमर की दीवारें, सुनहरे झूमर और चारों ओर राजसी महक। लेकिन महल के भीतर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुखौटा बाल में हर कोई नकाब पहने था और नाचते गाते लोगों के बीच अचानक अर्णव आ गया। इस बार भी नकाब में,
वह सीधा अनाया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर धीमे से बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आ ही गई हो तो एक बात मानो, आधी रात से पहले महल से निकल जाना। अनाया के होंठ हिले, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले हॉल की सभी मशालें एक साथ बुझ गईं। घुप अंधेरे में एक